स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो सिलेबस में आपका चैप्टर है वो है आपका साउंड। ठीक है। जो साउंड के चैप्टर में हमने क्या देखा था सबसे पहले कि साउंड होती क्या है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है ये? एनर्जी की फॉर्म रहती है। ठीक है। साउंड क्या है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड साउंड इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस हियर। ठीक है। फिर हमने क्या देखा था कि साउंड जो है वो वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। फर्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका साउंड ट्रेवल्स in the form of wave। ठीक है। फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका? फर्स्ट टॉपिक है आपका बच्चे की साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। ठीक है। अब वेव क्या होता है बच्चे? वेव होती है आपकी वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस किसी भी मीडियम में जो क्या करती है, एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में क्या करती है, ट्रेवल करवाती है। ठीक है। इस टाइप की होती है ना वेव। फॉर एग्जाम्पल वाटर में ही अगर हम वेव देखें, ठीक है, वेव वेव क्या होती है? वेव होती है कि एक काइंड ऑफ, इसको आप बोलते हो डिस्टरबेंस। ठीक है। इसको क्या बोलते हो आप? वाइब्रेटरी डिस्टरबेंस, जो क्या करती है आपकी एनर्जी को सॉरी कैरी करती है एक फॉर्म से, एक पॉइंट से सेकेंड पॉइंट पे। ठीक है। होता क्या है इसमें कि मैं आपको बताती हूँ बच्चे। होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता ही है कि एयर एक एटमॉस्फेयर है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक आपका सोर्स है जहां से आपकी क्या निकल रही है, वॉइस निकल रही है, और आपने उसको किसी के कान तक पहुंचाना है, मतलब डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। ठीक है, साउंड को। अब क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए, मीडियम होना चाहिए साउंड को ट्रेवल करने के लिए। फिर वो मीडियम सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, वो मैटर नहीं करता। ठीक है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप मीडियम ले लीजिए। ठीक है। साउंड ट्रेवल कर रही है। साउंड ट्रेवल करती कैसे है? आपको पता है कि एयर में क्या होते हैं, आपके पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये पार्टिकल्स जो है ये मूव नहीं करते हैं, एनर्जी एनर्जी को ये ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से साउंड निकली, ये गई इस पे, इसने क्या किया, इस पार्टिकल ने क्या किया, वाइब्रेट किया। वाइब्रेट किया कैसे? फोर्थ एंड बैक डायरेक्शन, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, इस डायरेक्शन में क्या होती है आपकी मूवमेंट होती है किसकी? साउंड की। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गया, वाइब्रेट हुआ, आगे गया, इसको एनर्जी ट्रांसफर की, फिर पीछे आया। ये वाइब्रेट हुआ, इसने इसको एनर्जी ट्रांसफर की, ये फिर पीछे आया। ये वाइब्रेट हुआ, इसने इसको एनर्जी ट्रांसफर की, आगे जाके फिर ये अपनी बैक डायरेक्शन में आ गया। मतलब होता क्या है इसमें कि इसमें जो है आपके पार्टिकल्स मूव नहीं होते, जस्ट आपकी एनर्जी की क्या होती है, आगे ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है। एनर्जी की क्या होती है, आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं एनर्जी। ठीक है। अब आपको पता है कि जो वेव्स होती हैं वो बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं। ठीक है। टू टाइप्स की क्या होती है आपकी वेव्स? कौन कौन सी वेव? फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है। फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल एंड द सेकेंड वन इज ट्रांसवर्स वेव। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, मैं इनको बिल्कुल डीपली जाकर नहीं पढ़ाऊंगी। इट इज जस्ट अ क्विक रिवीजन फॉर यू ऑल। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है बच्चे कि लॉन्गिट्यूडनल में जो आपके डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स हैं वो क्या रहते हैं, पैरेलल रहते हैं किसके? डायरेक्शन ऑफ वेव के। ठीक है। इसमें क्या होता है आपको पता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल ये स्प्रिंग की ही बात करें, ठीक है, आपने क्या किया, स्प्रिंग को होल्ड करके रखा हुआ यहाँ पे, और आपने इस स्प्रिंग को क्या किया, यहाँ पे आपने इसको क्या किया, पुश किया, पुल किया। ठीक है। आपने इसको पुल किया जोर से, तो ये क्या होगा, ये कभी क्या होगा, ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे होगा। ये क्यों हो रहा है? इसके होने का क्या मतलब है? इसके होने का मतलब कि इसमें क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल के टाइम पे कि एक पॉइंट पे, इसको बोलते हैं कंप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल में? ये आपके दो कॉन्सेप्ट आते हैं, कंप्रेशन और एक होता है रेयर फ्रैक्शन। अब कंप्रेशन क्या चीज है? कंप्रेशन वो है जिसमें आपके जो ओरिजिनल के अकॉर्डिंग जो आपकी डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स होती है वो हायर रहती है। ठीक है। मतलब आपका स्प्रिंग क्या करता है, ऐसे बिल्कुल एक बार बिल्कुल टाइट होगा, एक बार बिल्कुल लूज होगा। तो जब टाइट होगा मतलब कंप्रेस्ड हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है उसमें, मतलब कि उसमें जो डेंसिटी है पार्टिकल्स की वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल। एंड रेयर फ्रैक्शन में क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ पार्टिकल क्या हो जाती है, लेस होती है एज कम्पेयर टू योर ओरिजिनल। तो यही केस होता है आपका किसमें, आपके लॉन्गिट्यूडनल के केस में, और यही होती है आपकी किसमें, साउंड वेव की। साउंड को आप क्या बोलते हो, साउंड वेव इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है। और लेकिन अगर हम ट्रांसवर्स वेव की बात करें तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है आपका कि जो आपके डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैं,
ठीक है, कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं किसके, आपके डायरेक्शन ऑफ वेव के, जिस डायरेक्शन में वेव मूव करती है वो, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसके क्या करते हैं, अप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है आपका, आपकी ट्रांसवर्स वेव में होती है आपकी क्रस्ट एंड ट्रफ। ठीक है, इस डायरेक्शन इस टाइप की होती है वो, ये होती है क्रस्ट और ये होती है ट्रफ। ठीक है, ये हो गया आपका इनका कॉन्सेप्ट। फिर इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आती है, वो आप अपनी बुक से देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका करेक्टरिस्टिक्स, कि साउंड्स की आपकी कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती है, ये भी आपको अच्छे से पता है। एक होती है आपकी वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है कि जब आप वेव की लेंथ को फाइंड आउट करते हो उसको वेवलेंथ कहते हैं। फिर उसके बाद आता है एक आपका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है आपका, कि यहाँ से मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको आप एम्पलीट्यूड कहते हो। फिर उसके बाद आपकी क्या होती है फ्रीक्वेंसी, के नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड कितनी निकल रही है उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये कितनी ऑसिलेशन जनरेट हो रही है 1 सेकेंड में उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फोर्थ इज योर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है आपका, टाइम पीरियड क्या होता है बच्चे आपका, या फिर आप बोल सकते हो टाइम पीरियड क्या होता है कि कितना टाइम आपको चाहिए एक कंप्लीट वेव प्रोड्यूस करने, है ना, ये कंप्लीट वेव प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हो आप, उसको आप बोलते हो बच्चे टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी आपको बता दी मैंने। एंड जो आपकी फ्रीक्वेंसी रहती है वो आपका रेसिप्रोकल होती है किसके, टाइम की। ठीक है, इसके अलावा आपकी रहती है वेलोसिटी। ठीक है, इसके अलावा क्या रहती है, वेलोसिटी। और आपको पता है कि कितना डिस्टेंस आपकी वेव जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड उसको क्या बोलोगे आप, वेलोसिटी। ठीक है, एंड अगर आपने रिलेशन पढ़ा होगा अपने वेलोसिटी के बीच में, फिर उसके बाद अपना फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के बीच में, तो वो रहता है v इज इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, कि जो आपकी वेलोसिटी है वो किसके इक्वल है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा। फिर उसके बाद बच्चे हमने क्या देखा था कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड की प्रोडक्शन कैसे होती है, साउंड वेव एयर में जो है वो कैसे मूव करता है। ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड के, साउंड्स की ट्रांसमिशन कैसे होती है। फिर हमने क्या देखा था कि साउंड को क्या चाहिए होती है, एक मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, साउंड नीड्स मटीरियल मीडियम, sound needs, or you can say that sound needs material medium टू ट्रेवल। ठीक है, कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या होता है, एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। फिर चाहे वो एयर हो, फिर चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, बट क्या होना चाहिए, एक मीडियम का होना ज़रूरी है। अगर हम बात करें वैक्यूम की, तो आपका साउंड जो है, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। अब वैक्यूम से क्यों ट्रेवल नहीं कर पाता, वो मैंने आपको एक्टिविटी के थ्रू भी अच्छे से समझाया था। वो इसलिए नहीं कर पाता, वैक्यूम में क्या होता है कि कोई भी एयर पार्टिकल जो है वो आपके प्रेजेंट नहीं होते। जब भी कोई एयर पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होंगे तो आपकी जो साउंड है वो ट्रेवल ही कैसे करेगी, साउंड जो है वो बिल्कुल ट्रेवल नहीं कर सकती। क्योंकि साउंड की ट्रेवल कब होती है, कि जब साउंड की एनर्जी जो है वो किसी पार्टिकल्स के पास जाएगी, और वो पार्टिकल जो बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, तो उनकी वाइब्रेशन की वजह से वो एनर्जी नेक्स्ट फॉरवर्ड क्या हो, नेक्स्ट 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 क्या कर जाती है, फॉरवर्ड होती जाती है। बट इस केस में क्या होता है, वैक्यूम के केस में कोई भी एयर पार्टिकल प्रेजेंट ना होने की वजह से हम क्या कर देते हैं इसको, वैक्यूम में क्या होता है कि वो साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, स्पीड ऑफ साउंड। कि जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड है बच्चे, वो किस किन किन चीज़ों पे जो है वो डिपेंड करती है। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो किस पे डिपेंड करती है, एक तो वो डिपेंड करती है आपके, स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है एक नेचर ऑफ मटेरियल पे, कि आप कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हो। ठीक है, किस पे, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम नेचर ऑफ मटेरियल मीडियम मतलब कि वो कौन सा है, सबसे ज़्यादा होती है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और कम होती है किसमें, गैस में। क्यों, क्योंकि इनमें पार्टिकल सबसे ज़्यादा होते हैं सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैसेज में। कि मतलब कि जो साउंड की स्पीड है वो डिपेंड करती है उसके नेचर के ऊपर, कि उसका नेचर कैसा है। सेकेंड क्या है आपका, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स on the
टेम्परेचर, ठीक है, कि टेम्परेचर पे भी आपकी क्या होती है, साउंड जो होती है वो डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बोलें कि स्पीड ऑफ साउंड एयर में एट 0 डिग्री, 0 डिग्री पे कितना होती है, 0 डिग्री पे होती है उसकी आपकी 332 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम बात करें स्पीड ऑफ साउंड की 20 डिग्री सेल्सियस में, तो वो कितनी रहती है, 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है आपकी ये बताती है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर क्या होता है, राइज होता जा रहा है, वैसे वैसे आपकी स्पीड ऑफ साउंड भी क्या हो रही है, इंक्रीज होती जाती है। नेक्स्ट है आपका डिपेंड्स ऑन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, डिपेंड्स ऑन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ठीक है। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर पे भी क्या करता है, वो डिपेंड करता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है, ड्राई एयर में आपने देखा होगा कि कम होती है, लेकिन जब ह्यूमिड एयर होते हैं तो उनमें क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो आप ये बोल सकते हो कि ह्यूमिडिटी जो होती है एयर की वो इंक्रीज होती जाती है जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी, क्या बोलते हैं कि जब आपकी ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज होती है, तो जो आपकी स्पीड ऑफ साउंड है वो भी क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती है, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। फिर उसके बाद क्या होता है बच्चे की सोनिक बूम, उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका सोनिक बूम। सोनिक बूम क्या होता है बच्चे कि आपने देखा होगा बहुत सारे ऑब्जेक्ट जैसे एयरक्राफ्ट्स, बुलेट्स या फिर रॉकेट जो होते हैं वो इतनी ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल करते हैं, और उनकी स्पीड जो होती है वो क्या होती है कि साउंड ऑफ स्पीड से भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, सॉरी स्पीड ऑफ साउंड से भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इन ऑब्जेक्ट्स की स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ साउंड से क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्लियर। तो इनको हम क्या बोलते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी, वो ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल करते हैं उस स्पीड से जो कि ग्रेटर होती है स्पीड ऑफ साउंड से, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। क्या बोलते हैं, सुपर सोनिक स्पीड। कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं ये, वो ऑब्जेक्ट जिनकी जो उस स्पीड से ट्रेवल करते हैं जो कि आपकी स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होती है, उनको कहते हैं सोनिक, सुपरसोनिक स्पीड, ठीक है। सो यू कैन से दैट द टर्म सुपरसोनिक रेफर्स टू द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज़ ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो उसके बाद है आपका कि साउंड एंड लाइट के बीच में जो रेस है, रेस बिटवीन, एक टॉपिक था रेस बिटवीन साउंड एंड लाइट। उसमें क्या है कि आपको पता है कि जब लाइटनिंग होती है तो सबसे पहले आपकी क्या होती है, सॉरी जब रेनी सीजन होता है सबसे पहले लाइटनिंग होती है फिर साउंड होती है। क्यों, क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो ज़्यादा है किससे, साउंड से, ठीक है। कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो क्या होती है आपकी, वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो ये था एक साउंड का कॉन्सेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट था आपका इसी में सब टॉपिक्स था, वो था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, बच्चा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इसके नाम से पता चलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक कोई प्लेन सरफेस है, हार्ड सरफेस है, उस पर साउंड हमने डाली, जैसे यहाँ पे इसने साउंड ने इसको स्ट्राइक किया तो ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब बाउंस बैक हो जाएगी उस पोजीशन से, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, वो ये है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक्स अ हार्ड सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। कोई भी हार्ड सॉलिड सरफेस जो है वो क्या रहता है आपका, बेस्ट रिफ्लेक्टिंग साउंड वेव, ठीक है। सो आपने, और इसमें आपने क्या देखा था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सेम है एज आपके लॉज जो आपके उसके लाइट के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा होगा, वही सेम लॉज है इसमें कि जो आपका इंसिडेंट है वो किसके इक्वल होता है, इंसिडेंट साउंड वेव जो है वो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, और जो आपका नॉर्मल प्लेन है ये क्या रहते हैं आपके इक्वल, है ना, कि सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं। फर्स्ट ये था, और सेकंड क्या है आपका, सेकंड रहता है आपका कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हाँ ये जो ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है आपका, वो क्या है आपका,
ये वाला जो एंगल है जो नॉर्मल के साथ बनाता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर है। हमने पूरी कार्डबोर्ड एंड वो इंसिडेंट ट्यूब वेव्स को यूज़ करके हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया था। एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद इसी में हमने देखा था कि एप्लीकेशंस क्या रहती हैं आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। एप्लीकेशंस में हमने क्या देखा था कि एप्लीकेशन क्या है आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। सबसे पहले तो हमने इसको यूज़ करते हैं किसमें, मेगाफोन्स में, ठीक है। फिर उसके बाद हम यूज़ करते हैं इसको बल्ब हॉर्न में, ठीक है। और उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं किसमें, स्टेथोस्कोप में। इन सब में कौन सी रिफ्लेक्शन यूज़ हो रही है बच्चे, इन सब में आपकी मल्टीपल रिफ्लेक्शन जो है वो यूज होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ से आपकी क्या हो रही है, साउंड पास हो रही है, तो ये क्या करती है, इस वे में क्या करती है, ठीक है, इस वे में मल्टीपली क्या होती है, इसमें रिफ्लेक्शंस होती है, इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन। और ये किसमें यूज होती है, आपकी साउंड बोर्ड में भी। क्लियर। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था आपका इको। इको क्या होता है, ठीक है। इको क्या होता है बच्चे की गूंजना, कि आप कभी क्या होता है क्या इसमें कि आपकी साउंड की रेपिटेशंस होती है, जो किसकी वजह से होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव की वजह से। इसको आप इन जनरल क्या बोलते हो, इन जनरल बोल सकते हो आप रेपिटेशन ऑफ साउंड विच इज कॉज्ड बाय repetition of sound caused by the repetition of sound caused by the reflection of साउंड वेव, ठीक है। साउंड वेव की रिफ्लेक्शन की वजह से जो रेपिटेशन होती है आपकी साउंड में, उसको क्या बोलते हैं, इको बोलते हैं। इको इज सिंपली आप इसको बोल सकते हो रिफ्लेक्टेड साउंड, ठीक है। आपकी जो रिफ्लेक्टेड साउंड होती है उसको आप क्या बोलते हो, इको। अब ये इको कब प्रोड्यूस होगा, कैसे प्रोड्यूस होगा, उसके लिए भी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। उसके लिए क्या होती है, एक कैलकुलेशन होती है कि एक मिनिमम डिस्टेंस होता है कि कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए आपको, इको तभी क्या होगी, सुनाई देगी। उसके लिए पूरा पर्टिकुलर डेरिवेशन है, तो मैं अभी जस्ट शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि आपने क्या देखना है कि मिनिमम कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 17.2 मीटर डिस्टेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है और यहाँ पे उसने क्या किया, एक वॉल है, उसने क्या किया, यहाँ पे कुछ बोला, अगर वो उसका और जो आपकी रिफ्लेक्टेड पॉइंट है उसका डिस्टेंस जो होगा 17.2 मीटर होगा, जस्ट जाने का टोटल नहीं, जस्ट एक साइड का, तो उसको आप क्या बोलोगे, तभी ये क्या होगी, आपकी इको होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट था आपका रेवर्बरेशन क्या होता है कि इसमें भी क्या हो जाती है आपकी कि मल्टीपल टाइप की रिफ्लेक्शंस होती हैं, ठीक है। क्या होता है, इसमें भी रिपीटेड रिफ्लेक्शंस होती हैं, कभी वॉल से, कभी सीलिंग से, कभी फ्लोर से, ठीक है। और क्या होता है, परसिस्टेंस, उसकी परसिस्टेंस होती है साउंड की बिग हॉल में। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा रेवर्बरेशन, ठीक है। आपने क्या देखा होगा, आपने देखा होगा कि एक बड़ा हॉल है, ठीक है, बड़ा हॉल है, उसमें क्या हो रहा है आपका कि साउंड आ रही है यहाँ से, ठीक है, कभी वो रिफ्लेक्ट यहाँ पे कर रही है, कभी वो किसी से रिफ्लेक्ट कर रही है, कभी वो किसी से, कभी सीलिंग से कर रही है, कभी आपकी इससे वॉल से कर रही है, कभी आपकी फ्लोर से कर रही है, तो मल्टीपल क्या हो जाती है, रिफ्लेक्शंस हो जाती है ना। उसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, रेवर्बरेशन। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि कॉन्सर्ट्स हॉल्स वगैरह होते हैं उनमें क्या करते हैं, जैसे हैवी कर्टन्स वगैरह यूज़ कर देते हैं। फिर उसके बाद ऐसे मैट्स बिछाते हैं जो क्या करते हैं कि साउंड को क्या कर देते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसे कार्पेट्स बिछाते हैं जो साउंड को एब्जॉर्ब करें, या फिर साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल उन्होंने ऐसे फायरबोर्ड्स यूज़ किए होते हैं जो उनको क्या कर देते हैं, साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी रखते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, उनको रेवर्बरेशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था कि फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हेयरिंग इन ह्यूमन, कि ह्यूमंस में फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है, फ्रीक्वेंसी रेंज इन ह्यूमन वो कितनी होती है, वो होती है आपकी 20 हर्ट्ज टू सॉरी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और यू कैन से दैट 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो ये क्या होती है आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज किसकी, ह्यूमंस की सुनने की। इसी तरह इसमें क्या होती है, अगर 20,000 से कम होता है तो वो होती है इंफ्रासाउंड, ठीक है। अगर 20,000 या 20 किलो हर्ट्ज से, और इसको बोलते हैं 20 किलो हर्ट्ज, अगर इससे ज़्यादा होगी तो इसको बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड। तो आपने देखा होगा कि जो आपके ये अल्ट्रासाउंड में क्या होते हैं आपके, जैसे आपकी डॉग्स, डॉल्फिन वगैरह आ गई, है ना,
ये सब बैट्स वगैरह ये सब क्या प्रोड्यूस करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बाकी जो लेस में आते हैं, लाइक आपके अर्थक्वेक जब आता है, या कुछ एनिमल लाइक एलिफेंट, राइनो जो है वो सब क्या यूज़ करते हैं, इंफ्रासाउंड को सुन सकते हैं, ठीक है। बैट, डॉग वगैरह ये सब क्या करते हैं, ये अल्ट्रासाउंड को ही सुनते हैं। फिर उसके बाद हमने अल्ट्रासाउंड पढ़ा था कि अल्ट्रासाउंड क्या होता है एंड उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ा था। फिर उसकी हमने क्या देखी थी, एप्लीकेशंस देखी थी, अल्ट्रासाउंड को कहाँ पे यूज़ करते हैं। आपको पता है कि अल्ट्रासाउंड को हम यूज़ करते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ में। क्यों यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, कि अपनी डिटेक्ट करवाने के लिए कि जो आपने बिल्डिंग बनाई है क्या उसमें कुछ फॉल्ट्स हैं या नहीं है, फ्लॉज हैं या नहीं है। तो हम क्या करते हैं उसमें एप्लीकेशंस देखते हैं ऑफ अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रासाउंड की एप्लीकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मेटल ब्लॉक लिया हुआ है आपने, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, यहाँ से अल्ट्रासाउंड जो है वेव जो है वो पास कर पा रहे हो, ठीक है। अगर तो यहाँ पे कोई भी फ्लॉ प्रेजेंट नहीं होगा तो यहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर है वहाँ पे क्या होगा आपका, कि वो वेव सीधे क्या कर जाएगी, बता देगी कोई डिफेक्ट नहीं है, तो वो रिसीवर में रिसीव हो जाएगी डायरेक्ट। अगर यहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल फ्लॉज या फिर कोई कुछ ब्रेकेज है या कुछ भी है, तो ये यहाँ से क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, ठीक है। यहाँ से क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी और यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। तो इस डिटेक्टर से पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ डिफेक्ट जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह अल्ट्रासाउंड को हम यूज़ कर सकते हैं अपने जो स्पाइरल ट्यूब्स वगैरह उनको क्लीन आउट करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को। फिर उसके बाद हम इसको यूज़ करते हैं अपने मेडिकल में, लाइक ह्यूमन बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लाइक किडनी, यूट्रस, हार्ट, इन सब चीज़ों में हम अल्ट्रासाउंड को यूज़ करते हैं। इसके बहुत सारे, लाइक किडनी स्टोन्स को ब्रेकआउट करना होगा तब भी हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। फिर सोनार सिस्टम में आपने सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो है सोनार सिस्टम में भी हम क्या यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि आपको पता है, ये भी मैंने अच्छे से बताया था आपको कि सोनार में क्या होता है कि जो नीचे बॉटम ऑफ द सी तक आपकी साउंड वेव जो क्या आती है वो ये अल्ट्रासाउंड जो है वो आपके ट्रांसमिशन से बिल्कुल नीचे डेप्थ तक जाती है ना। यहाँ पे डेप्थ तक जाएंगी, फिर जब एंड पॉइंट आ जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये एंड पॉइंट तक पहुँचेगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी, कहाँ पे रिसीव हो जाएंगे, उसके रिसीवर में। तो उससे पता चल जाता है कि आपकी कितनी डेप्थ है आपके सी की, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखा था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जिसमें आपकी थी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में आपकी क्या आती थी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में आती थी आपकी लाउडनेस, ठीक है, आपकी पिच। अब लाउडनेस है वो किसके रिलेट थी, वो होती थी एम्पलीट्यूड, जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा आपकी लाउडनेस होगी। और पिच जो है ये रिलेट करती है आपकी फ्रीक्वेंसी से, ठीक है, कि कितनी फ्रीक्वेंसी, अगर आपकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसको हाई पिच बोलते हैं, अगर आपकी लो फ्रीक्वेंसी होगी तो उसको क्या बोलते हैं, लो पिच। इसको बोलते हैं हाई पिच और इसको बोलते हैं लो पिच, ठीक है। इसी तरह क्वालिटी, टिम्बर एंड ये सब चीज़ें थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट विच इज़ अ मेन इम्पॉर्टेंट, विच इज़ ऑल्सो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ योर ह्यूमन एयर। ह्यूमन एयर में बच्चे हमने देखा था, इसकी पूरी डायग्राम है वो आपकी इस पे है आपकी बुक में, आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें आपने क्या करना है, ह्यूमन एयर की डेफिनेशन देनी है। सबसे पहले आप दोगे इसकी डेफिनेशन, फिर उसके बाद आप बताओगे इसकी कंस्ट्रक्शन, है ना। जो 3 मेन पार्ट्स हैं, एक आपका आउटर एयर, मिडल एयर एंड इनर एयर, आपने डायग्राम बनानी है, उन सबको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। फिर लास्ट में आपने बतानी है उसकी वर्किंग, ठीक है, कि ह्यूमन एयर जो है वो आपका क्या करता है, वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो बच्चे यही था आपका सारा किसके अंडर, साउंड चैप्टर के अंडर। एंड वर्क एंड एनर्जी आपने देख लिया, तो आई होप आपको सारा क्लियर होगा। चलिए बच्चे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।